देखिए, अब हमें पढ़ना है कि जो भी हमारा आयनिक कंपाउंड जो कि हम सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट का एक ये टॉपिक है कि स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि कैसे मॉलिक्यूल अरेंज हैं, पैक्ड हैं या नहीं पैक्ड हैं, कौन से टाइप्स का है। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक मतलब आप समझते ही हैं कि कोई भी आयन्स होता है, अगर हम ए बी मान रहे हैं तो एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मॉलिक्यूल्स में ए बी अगर हो तो एक ही हो और बी एक हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसको देखते हुए स्ट्रक्चर को हम ये देखते हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक ए बी टाइप का है और ऐसा भी हो सकता है कि बी के दो हों और ए के दो हों और बी का दो हो। तो ऐसे करते करते हम ये देखते हैं कि ए बी जो रहता है वो तीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है कि रेशियो। अब ए अगर ए है एक है और बी अगर एक है तो यानी दोनों की नंबर ऑफ जो हमारे क्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूल को बनाने के नंबर ऑफ एटम सेम है, या रेशियो Zn जिंक ब्लेंड कहते हैं या इसे जिंक सल्फाइड कहते हैं। जिंक सल्फाइड देखिए Zn भी एक है और S भी एक है, तो इसे हम क्या कहते हैं 1:1 कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसी के और भी एग्जाम्पल है 1:1 के कि सोडियम क्लोराइड, नमक आप जानते हैं इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तीसरा क्या है, सीजियम क्लोराइड। अब ये देख लीजिए कि ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। जब आप इसे देखेंगे तो ये जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो एकदम क्लोज्ड पैक्ड होता है। क्लोज्ड पैक, क्यूबिक पैक्ड आप समझते हैं कि जब ये किसी भी क्रिस्टल इसका फॉर्म हो या क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो मॉलिक्यूल्स का, तो अगर एक यूनिट सेल को अगर आप देखिए तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होने का मतलब है कि ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये तो मैंने बना रखा है छोटे छोटे, लेकिन ये मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है कि ये काफ़ी इनकी साइज़ बड़ी होती है, इतना स्पेस बीच में इनके नहीं होता है। अब ये देखिए जो ब्लैक डॉट से हैं, जो ब्लैक डॉट से वो आपके क्या है, क्लोराइड है, और इसके बीच में आपको पहले ही बताया था कि कैटायन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। कैटायन का साइज स्मॉल होता है तो कैटायन आपका क्या होगा, बीच में। ये देखिए यहाँ मैंने नोट्स में मेंशन भी कर देता है कि कैटायन है, उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल। और ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कैटायन और एनायन के बीच में जो स्पेस खाली होता है, जो जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। अब पैकिंग हो रही तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो पैकिंग होती है वो ऐसा भी हो सकता है कि वो टेट्राहेड्रल उस पर वॉइड्स प्रेजेंट हो या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट हो। जब हम आप NaCl का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सोडियम भी क्या होते हैं 6 होने चाहिए, और क्लोराइड आयन भी हमारे क्या होते हैं 6 होने चाहिए। ठीक है, जब इसको देखिए आप, क्योंकि फेसेस में भी ये जो स्ट्रक्चर है ये FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में मैंने आपको बताया कि कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, साथ में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट सेल, देखिए कॉर्नर्स का मैंने कंट्रीब्यूशन बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल्स हो तो टोटल हमारे क्या है 8 हैं, तो एक मॉलिक्यूल उसके एक ही पे 1/8 पे एक ही पे देखिए कंसीडर हो रहा है, पीछे और सारे हमारे जुड़े हुए हैं। तो कॉर्नर्स के लिए 8 × 1/1, फेस के लिए 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। और 6 फेसेस में आप देखेंगे कि एक का, ये देखिए एक आगे और एक पीछे का, फेस पे क्या है 1/2 एक मॉलिक्यूल्स आपका क्या कर रहा है कि 2 पे एक जो भी फेसेस पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि आगे प्रेजेंट है तो आगे पीछे दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा 3। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, टोटल इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हम आपको पहले बता रखे हैं वो हम क्या होंगे 4 होंगे। सोडियम के भी उसी तरीके से आप ये, जब आपने क्लोरीन का निकाला तो देखिए यहाँ पे क्या आया 4। ठीक है, अब देखिए सोडियम का भी 4 आ गया आपको, और इसी तरीके से आप निकालेंगे तो सोडियम आयन पर यूनिट सेल आपका क्या निकलेगा 4। दोनों का रेशियो क्या है 4 ही है। ठीक है, तो इसलिए NaCl को हम क्या लिखते हैं Na और Cl, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है 4:4 सेम है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं कि 1:1 टाइप्स। ऐसे अगर जिंक सल्फाइड भी इसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जिंक सल्फाइड भी है और सीजियम क्लोराइड है, तो ये आप देख लीजिए कि सीजियम क्लोराइड जो है वो उसका स्ट्रक्चर, बस आपको ये देखना है कि आपका ये स्ट्रक्चर कौन सा फॉर्म कर रहा है, वो फेस सेंटर्ड फॉर्म कर रहा है या आपका क्या फॉर्म कर रहा है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, आपका सेंटर पे भी एक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो सेंटर पे मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको क्या बताया कि सेंटर वाला 8 से होगा, और ये एक को हम देखेंगे तो इसके लिए 1 और सेंटर के लिए 1, तो 1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सीजियम ये इसके लिए क्या आएगा, क्लोराइड के लिए ये क्लोराइड है आपका, ये आपका क्लोराइड है, और ये सोडियम है तो सोडियम एक ही है, ये एक हो गया, और ये आपका क्या है क्लोराइड,
ये भी 1, तो सीजियम क्लोराइड का भी क्या हो जाएगा 1:1। और अब जब आपको देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैंने आपको बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो कितने मॉलिक्यूल्स से घिरा हुआ है, उसके आसपास कितने हैं। कोई सेंटर वालों को देखेंगे तो ये 8 के साथ में इसका अटैचमेंट है या इसके साथ घिरा हुआ है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 8। अब आप बात करिए किसकी बात करेंगी, जिंक सल्फाइड की। तो जिंक सल्फाइड का भी वो भी उसी तरीके से होता है कि फेस सेंटर्ड होता है। फेस सेंटर्ड के लिए मैंने आपको जैसे NaCl का बताया एज इट इज वैसे ही होगा। और दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या है, एक AB2 टाइप और A2B टाइप। अब AB2 टाइप में ये क्या है आपका फ्लोराइड या इस फ्लोराइड, तो इसमें देखिए कैल्शियम क्या है 1 है और F2 या फ्लोरीन आपका किसका 2 है, तो इसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये क्या है 2 है। ये एक्सेप्शनल केस है बिकॉज क्या इसमें लिखा है, बिकॉज कैटायन इज इन पैकिंग एनायन। ये जस्ट अपोजिट है कि आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर देखिए कि जो हमारा कैटायन होगा वो हमारे कॉर्नर्स पे होगा, और एनायन की बात करेंगे तो एनायन हमारा क्या प्रेजेंट होगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि कैल्शियम जो होगा हमारा कॉर्नर्स और फेसेस में, आप कंफ्यूज मत होइएगा 1:1 रेशियो में। 1:1 में मैंने क्या बताया था कि जो आपका एनायन है वो कॉर्नर्स पे है और उसके बीच में हमारा क्या है कैटायन है। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट है कि कॉर्नर्स पे हमारा क्या है, फेसेस पे कैटायन है, और बीच में जो गैपिंग होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है फ्लोराइड आयन। अब वो जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बता रखा था कि ये A है, ठीक है। अब ये देखिए कॉर्नर्स के लिए 1/8 × 8 बताया, फेसेस के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है 6 × 1/2, टोटल कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह अगर फ्लोराइड को टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पहले भी मैंने बताया हुआ है ये कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स देखेंगे तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 4। ये देखिए अगर इस डायगोनल को आप देखेंगे, ये वाले डायगोनल्स को आप देखेंगे तो ये 1 2 और एक पीछे का एक आ जाएगा, तो 4 हैं। तो एक इसे हम क्या कहते हैं बॉडी डायगोनल। इसे आप देखेंगे तो ये क्या है बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल में कितने हो गए आपके, एक ये डायगोनल है, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल में 2 हो तो टोटल कितने हो गए आपके 4। फ्लोराइड आयन को देखिए पर यूनिट सेल कितने हैं, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। एक देखिए ये 2, ठीक है, फिर ये 3, ये 4। बॉडी डायगोनल क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये ट्राइंगल है या कुछ भी है तो इसे हम क्या कहते हैं, या ये है स्क्वायर समझ लीजिए, तो ये बीच में जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं बॉडी डायगोनल्स कहते हैं। तो अगर इसे देखेंगे तो एक यूनिट सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो ये एक अगर बॉडी डायगोनल देखेंगे तो एक बॉडी डायगोनल में 2 होते हैं, तो कितने बॉडी डायगोनल हैं 4 हैं। ये देखिए 4 बॉडी डायगोनल्स हो गए। ये देखिए 4 बॉडी डायगोनल से एक में कितने हैं, ये वाला और इसके पीछे वाला 2 हो गए, तो 4 में कितने हो जाएंगे 8। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्लोराइड या फेस सेंटर्ड QbCaF2। इसका रेशियो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लोराइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है क्लोरीन का, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कैल्शियम का कितना है 8 है। क्योंकि कैल्शियम आपका कहाँ है कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स में मैंने बता ही कहा है कि ये 4 एक ये हो गया, तो इसके पीछे इधर से एक इधर से एक इधर से 3 इधर से और एक पीछे और एक आगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई एक मॉलिक्यूल जैसे ये यूनिट सेल है उस पर एक ये एटम जुड़ा हुआ है, तो ये इसके नियरेस्ट कितने एटम है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ना कि एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल इन द क्रिस्टल लैटिस, मतलब ये किसके कितने नियरेस्ट है, इससे अगल बगल में कितने भी एटम इन्वॉल्व हैं उसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम क्या कह रहे हैं, अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं तो देखिए ये बॉडी सेंटर में मैंने क्या बताया था, कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी होगा, तो इसका देखिए ये कितने के एडजेसेंट है, एक ये 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप क्या होगा 8। देखिए ये लिखा हुआ है कि बॉडी सेंटर्ड में हमने क्या बताया, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है 8। अब इसी तरह आपका क्या है, अगर फेस सेंटर्ड में देखिए तो कॉर्नर्स पे भी होंगे और फेसेस में भी होंगे, तो टोटल कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब क्या होती मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स अगर ये आपको दिख रहा है तो ये इतने दूर दूर नहीं होते हैं, ये इतने दूर दूर नहीं होते हैं। ये अगर ये बना हुआ है हमारा ये
ये हमारा क्रिस्टल का एक यूनिट सेल है, इस पे ये और भी जुड़े हुए होंगे इधर। तो ये ऐसे होते हैं, ये नहीं कि ये इनके बीच में इतनी गैपिंग होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो ये हमें देखना है कि क्लोजली अगर पैक्ड है तो वन डायमेंशन में कैसे अरेंज है, 2 में, 3 में कैसे है। अब वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि एक सीधी रो में एक ही डायमेंशन में एक ही एक्सिस पे अरेंज हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल कहते हैं। अब वन डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए कितना होना चाहिए। अगर सपोज इसमें हम ये कंसीडर कर ले इसको, और इसके पूछे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो ये सेंटर वाला है, इसके अगल बगल कितने हैं, 2। इस वाले को देखेंगे तो इसके भी अगल बगल 2, ये वाला देखेंगे तो इसके भी 2, तो यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ठीक है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल है कोई भी, उसका ये एक यूनिट सेल है। हम एक यूनिट सेल को देखते हैं तो इसकी एक लेयर है, ये उसके ऊपर दूसरी है, फिर ये हमारी, तो इसमें जब ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं इन 2 डायमेंशनल में, ठीक है। तो इन 2 डायमेंशन 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती है, या तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो। अब ये देखिए, अगर ये हम 2 लेयर को देख रहे हैं तो ये देखिए इसके बीच में ये स्क्वायर सा बन रहा है, तो यानी कि ये जो हमारा अरेंजमेंट है 2 रोज में, तो इसमें क्या है, 4 ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के नियर में है। ये देखिए, ये वाला इसको कर रहा है, ये वाला इसको, और ये इसको, ये देखेंगे इधर वाला, तो ये इसको 4 एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टचिंग। तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा है कि टचिंग एटम ओनली 4 ही एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जब मॉलिक्यूल्स आपस में ये अरेंज होते हैं एटम्स, तो इनके बीच में स्पेस रहता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस को वॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हेक्सागोनल है, तो ये देखिए हेक्सागोनल में कैसे अरेंज है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितने से, देखिए 1 2 3, ये 4 इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागोनल 6 इसके हैं, उस तरीके से फॉर्म कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल। तो 2 डायमेंशन की मैंने बात की, तो 2 डायमेंशन में 2 तरीके के आपके होंगे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड देन हेक्सागोनल। अब 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन पहले क्या होगा, जैसे 3 डायमेंशन में अगर आप देखिए कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ये एक वर्टिकली जब अरेंज है सिंपली, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जब इसका ये अरेंजमेंट हम क्रिस्टल लैटिस में देखें कि अगर क्यूब की बात करें, ये सिंपली क्यूब लैटिस देखते हैं, तो जब हम क्यूबिक लैटिस देखते हैं तो ये देखिए कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि जब हम 3 डायमेंशनल में देखते हैं तो इसके बीच में देखिए वॉइड्स दिख रहा है आपको, वॉइड्स यानी एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, तो ये नीचे वाली को हम बेस लेयर कह देते हैं। जब आप बेस लेयर देखेंगे तो इनके बीच बीच में क्या है, देखिए ये जो बीच में आपको खाली स्पेस दिखता है, हम बात करते हैं कैटायन और एनायन की, ठीक है। तो इस कैटायन का साइज, ये हमारा क्या है, कैटायन है, ये हमारा क्या है, एनायन है। कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एनायन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इसका साइज़ बड़ा होता है। तो जो कैटायन होता है वो वॉइड्स में होता है, और ये जो सिंपली जो इसके सर्कल चारों तरफ होता है वो आपका एनायन होता है, ठीक है। और अगर देखेंगे कि आपकी ये जो हमारी फर्स्ट बेस लेयर है उसके ऊपर जो है, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज होते हैं कि देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमारा एक है कैटायन, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये जो ये वाला स्पेस है वॉइड्स, ये 4 से ही अटैच है, देखिए 3 और 1 इसके वो होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे वॉइड्स को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल के साथ कई सारे वॉइड्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि हर जगह टेट्राहेड्रली वॉइड्स फॉर्म हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के अगल बगल होने से ऊपर भी आ सकते हैं। तो अगर देखिए ये ऐसे अरेंज है और चौथा क्या करे, इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर इस वॉइड को हाइड करना हो तो इसके ऊपर, अगर इसे हमें हटाना है कि हमें दिखे ही ना कि ये वॉइड, ये बीच में वॉइड्स है, तो इसके ऊपर हम दूसरा अगर एटम उठा के रख दें तो ये दिखेगा ही नहीं, तो सामने से तो ऐसे जो क्या होता है, ऐसे जो हमारे वॉइड्स बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए ट्राइंगुलर फॉर्म करते हैं कि उसके ऊपर एक रख दिया हमने, ठीक है। अब ट्राइंगुलर हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, और आपका क्या हो गया, अब दूसरे ये देखिए एक टेट्राहेड्रल आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कि ये क्या है, 3 है, ठीक है, और चौथा जैसे कि आ जाएगा इसके पीछे से, ठीक है। ये देखिए 3 ये है और चौथा इसके ऊपर से आ जाएगा ये, तो ये हमारा क्या करेगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म करेगा। ऑक्टाहेड्रल मतलब आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल ऐसे होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नियर होते हैं। तो ये
ये वाला जो 3 हमारा है ट्रायंगुलर, 2 वॉइड्स ले लीजिए, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए एक ये ऐसे जुड़ता है, तो इसके बीच में जो वॉइड्स या आता है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या ऑक्टाहेड्रल होल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर। अब एक फॉर्मूला आपका है कि अगर हमें रेडियस निकालनी, क्योंकि ये स्फेयर के फॉर्म में ही हमारे कैटायन और अनायन अटैच है, बीच का हमारा वॉइड्स है, तो अगर इसकी रेडियस निकालना हो इन टेट्राहेड्रली अगर अरेंज हो, देखिए टेट्राहेड्रली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस। ऑक्टाहेड्रल है तो दिस। अब एक नया एग्जाम्पल है रेडियस रेशियो रूल। मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है कि एनायन की साइज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कैटायन। ये कैटायन है, ये दिस इज एनायन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही, तो ये स्टेबल होते हैं इसीलिए। तो कितने, अब क्या है, अलग अलग इनका रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब कि कैटायन का रेडियस क्या है, एनायन का रेडियस क्या है, उससे पूरे हमारे होल मॉलिक्यूल का रेडियस रेशियो निकलता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें तो आप ये देखिए कि तो अगर ये हमें निकाला गया है एक्सपेरिमेंटली कि इसकी वैल्यू अगर इतनी आ जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। मैंने नोट्स में एक चार्ट दे दिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो रेशियो इतना आएगा, यानी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल है तो दिस, क्यूब है तो दिस। टॉपिक है डिफेक्ट्स कॉज बाय इम्प्योरिटीज़। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, हम कहते हैं ना पानी है उसकी इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाना है। इम्प्योरिटीज़ मतलब गंदगी। इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आती हैं, बाहर से आती हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं सॉलिड स्टेट में कंडक्टेंस की, इम्प्योरिटीज़ देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब कि करंट का फ्लो होना। करंट का फ्लो कैसे होगा, अगर इलेक्ट्रॉन देखिए फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अगर फॉर इजी से ये फ्लो कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं कि कंडक्शन। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है और करंट का डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट होता है। अब क्या है, इसके बेसिस पे आपको पता है कि ऐसा तो नहीं कि सारे जितने भी हमारे मेटल्स हों, जितनी भी नॉन मेटल्स हों, उसमें सब सारे कंडक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए हम क्या कहें, कंडक्टिविटी को हम तीन कैटेगराइज कर सकते हैं, 3 टाइप्स में। पहला आपका क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर आप वर्ड से ही समझ रहे हैं, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इजीली, जैसे वायर वगैरह देखे जो आपके, जिसको आप कहते हैं बिजली की तार है, जितने भी वायर्स आपके कॉपर और एल्युमिनियम के होते हैं वो कंडक्शन करते हैं। और जैसे रबर है, वुड, सल्फर, उसमें क्या कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट फ्लो होती है। अब यूज़ करते हो नहीं तो वो क्या होगी, इंसुलेटर। अब सेमी समझते हो आप, बीच में कहने का मतलब ये है कि इसकी जो कंडक्टिविटी हो वो इंसुलेटर से क्या हो, ज़्यादा हो, और कंडक्टर से कम हो। मतलब कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या है, आई कहाँ से, इसी के बेस पे जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब इनका मतलब आपको पता है ना कि कोई बाहर से ना आए, एक्स को हम कहते हैं ना कि एक्स मतलब बाहर। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है, कंडक्शन में हमने आपको क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इंट्रिंसिक को हम एक तरीके से इन मॉलिक्यूल के देखिए अंदर ही अंदर, और ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर का मतलब देखिए इसमें क्या कोई इंप्योरिटीज बाहर से है सिलिकॉन के अलावा। सिलिकॉन आपको पता है कि 14 ग्रुप एलिमेंट है जिसे हम कार्बन फैमिली कहते हैं। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन कर यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, विद इन द मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहा है, और जब फ्लो करेगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, जम करके इधर से उधर, उधर से, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ये इंट्रिंसिक आपका यही खत्म है। नोट्स में आप ये देखिए कि एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब बाहर से, कोई इंप्योरिटीज बाहर से आ जाए तो उससे जो आपका कंडक्शन होगा, उसके थ्रू जो होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक भी 2 टाइप के होते हैं, एक पी टाइप एंड एन टाइप। अब आप कैसे याद करोगे या कैसे समझोगे, देखिए पी मतलब होल, ऐसे याद कर लीजिए। अब पी मतलब होल आपको कैसे याद होगा, एन टाइप। एन में आपको मैंने बता रखा है सिंपल में कि अगर एन कहीं होता है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें हो तो उसे एन टाइप कहेंगे। अब ये आगे मैं समझाऊंगी कि कैसे होंगी। और पी टाइप में आपका होल। अब एक्जैक्टली पी टाइप होता क्या है, जैसे ये देखिए कि आपका सिलिकॉन का प्योर है, यानी ये इंट्रिंसिक था। लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक बनाना है, यानी किसी इंप्योरिटीज को, इंप्योरिटीज बाहर से आएंगी, किसकी इंप्योरिटीज बाहर से आती हैं। अब एक नया टर्म है डोपिंग, आप सुनोगे कभी डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, कोई इंप्योरिटीज आ जाए, एडिशन अगर आप इंप्योरिटीज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग। अब ये कैसे होगी, आपको ये पी टाइप पढ़ रहे हो आप, पी टाइप में आपको क्या लाना है, होल लाना है। होल कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे सिलिकॉन है, हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को ले लीजिए, ठीक है। 13 ग्रुप के एलिमेंट को ले लेंगे तो आपको पता है कि ये
बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सारे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनकी वैलेंसी भी 3 होती है। अगर आपने यहाँ बोरॉन, ये देखिए, इसको ठीक से कर लीजिए, ये बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता है कि 3 है, ठीक है। इस अगर आपने यहाँ बोरॉन, सिलिकॉन को हटा के बोरॉन लगा दिया, यानी उसकी इंप्योरिटीज यहाँ पे आ गई हैं, तो बोरॉन के पास तो 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 3 बना लिए। अब जो एक रह गए, अब जो एक सिलिकॉन का रह गया है, ये वाला जो बॉन्ड है, वो कैसे बनेगा? तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक होल की तरीके से फॉर्म कर लेंगे कि डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की एक होल सा बन गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप कैसे? आपको पता है कि पी में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल, देखिए होल बन गया, ये बॉन्ड बन नहीं पा रहा है, यहाँ होल बन गया, इसे हम कहेंगे पी टाइप। ये बहुत ही ईजी है। दूसरा आपका क्या है? एन टाइप। एन टाइप मैंने क्या बताया आपको? इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस प्रेजेंट हो, और इलेक्ट्रॉन कब एक्सेस प्रेजेंट होंगे? आप ये करिए कि आप इसमें जो भी आपके 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो ऑल आर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये आपने प्योर ले लिया। अब आपको क्या लगना है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे देखिए आप आर्सेनिक ले लीजिए, या नाइट्रोजन भी आप ले सकते हैं, फॉस्फोरस कुछ भी ले लीजिए। आर्सेनिक लिया, आर्सेनिक के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ने तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, वैलेंसी कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया ना, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। आप यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ, ये लिख दिया है कि एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज हम कर रहे हैं आर्सेनिक की, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ आ गए। तो अब ये किसकी वजह से हो रहा है? इम्प्योरिटीज क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसे हम क्या कहेंगे? एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्लियर? अब एक नया एक टॉपिक आपका है जो मैं इसी में आपको बता दे रही हूँ, बैंड थ्योरी। अब आपको पता है कोई भी सॉलिड या मेटल लेते हैं तो आपको मैंने बताया इसका कॉन्फ़िगरेशन है, और लास्ट वाले को जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसे हम कहते हैं 11th में ही कि वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो एक तो ये देखिए 3s हो गया, ये 3p हो गया, और ये आप कह रहे हैं कि ये मैंने पास बना रखा है, इसको थोड़ा सा दूर कर दिया, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है, देखिए 3s और 3p में। 3d में है नहीं, तो 3d भी जो एम्प्टी है उसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे, और जो इन दो, और इससे जो नीचे वाला 3s और 3p से वैलेंस बैंड कहेंगे, और इसके बीच की जो गैपिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? फॉरबिडन गैप कहेंगे। ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इसे एनर्जी मिलती है या इसे हम टेम्परेचर देते हैं, तो देखिए ये क्या करता है, अपने 2 बैंड्स में स्प्लिट हो गया है, वैलेंस और कंडक्शन और फॉरबिडन। इसी के बेसिस पे हम अब आपको डिफाइन करेंगे जिससे आपको समझ में हो। तो मैंने लैंग्वेज में बता दिया कि कंडक्शन क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे तो ये देखिए आपका कंडक्शन में CB वॉज कंडक्शन, VB फॉर वैलेंस बैंड। अगर इनके बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा है, अगर किसी के बीच की गैपिंग बहुत ज़्यादा तो वो कूद करके यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा पाएगा। तो इनके बीच की जो गैपिंग होती है इसे फॉरबिडन गैप, वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर लार्ज गैपिंग है तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स का जंप नहीं होगा, या वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अब कंडक्शन की बात करें तो इनके ये दोनों क्या, इनके बीच का गैप बहुत ही कम होता है, या नहीं के बराबर होता है, क्योंकि देखिए ये ओवरलैप कर रहा है कंडक्शन और वैलेंस बैंड, तो इनके बीच में गैपिंग है ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे इजीली मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर मैंने कहा इन दोनों के बीच में यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ही होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक आपका ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक क्या आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, व्हाट इज मैग्नेटिज्म, कि ये अट्रैक्शन होता है मैग्नेट की तरफ, अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो केमिस्ट्री में आपको पढ़नी है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक। डाया मतलब आपको क्या कहता है? डाया मतलब आपको पता ही है केमिस्ट्री में, डाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पेयर्ड हैं, और अगर इसको आप मैग्नेट के पास क्या करते हैं, ले जाओ, ठीक है, तो ये पेयर्ड है, तो ये क्यों ले जाओगे, तो ये क्यों अट्रैक्ट करेंगे? उसे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए नहीं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेंगे, क्योंकि पेयर्ड है, ये क्या करेंगे? रिपल्शन होगा। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तभी वो फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपके डायमैग्नेटिक के हैं। फिर पैरा मतलब आपको बता रखा है कि इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये देखिए आपका मैग्नेट है, इसके मैग्नेट की वजह से इसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया। जैसे ही आप इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ले जाओगे वो अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट कर रहा है। और जो भी सब्सटेंस या जो भी आपका आयंस अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कमी हमारे अंदर भी होती है,
इम्परफेक्शन हमारे अंदर क्या होता है, हम कहते हैं ये परफेक्ट है, या किसी को हम कहते हैं कि इनपरफेक्ट है, किसके अंदर क्वालिटी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ की मिसिंग हो। तो वैसे ही सॉलिड्स में उसका क्या एटम का अरेंजमेंट है, कैटायन भी है, एनायन भी है, तो डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डिफेक्ट्स आपके कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है और एक लाइन डिफेक्ट होता है। देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि अगर आपने देखिए मॉलिक्यूल्स को ये अरेंज किया है, ये आप बना रहे हैं यूनिट सेल, ये क्रिस्टल बना रहे हैं, तो इसी पॉइंट से ये यहाँ मिस हो जाए, गायब हो जाए, तो यहाँ स्पेस हो जाएगा, यहाँ से कोई आपका कैटायन या एनायन निकल जाए तो यहाँ स्पेस हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट की तरह है ना कि बीच में से पॉइंट ही गायब हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा क्या है, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट कहने का मतलब ये यहाँ से तो इसी की लाइन में दूसरा मिस हो जाएगा और तीसरा यहाँ से हट जाएगा। इनपरफेक्शन या डिफेक्ट्स ये निकल जाएंगे तो एक लाइन में हो रहा है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपके कोर्स में है नहीं है, एक एंटायर रो में ये डिफेक्ट्स होता है। अब ये पॉइंट डिफेक्ट जो होता है आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोक्योमेट्रिक वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब ये होगा रेशियो सेम। रेशियो सेम होने का मतलब ये है कि अगर ये आपका कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट है, तो अगर एक कैटायन यहाँ से मिस हो रहा है तो एक ही एनायन भी यहाँ से मिस होगा। रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, अगर 1 ये निकल रहा है तो 1 ये 1:1 ही आना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं स्टोक्योमेट्रिक। अब आप नॉन स्टोक्योमेट्रिक क्या है कि आपका रेशियो बिगड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक कैटायन निकले यहाँ से, एनायन ना निकले, एक ही निकले, रेशियो डिस्टर्ब हो जाए। तो जो पहले रेशियो होगा, सपोज अगर 1:2 होगा तो बाद में 1:1 हो गया। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो आपका क्या होगा, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। इम्प्योरिटी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि इम्प्योरिटी हम बाहर से अगर कोई इम्प्योरिटी कहते हैं ना, गंदगी आ गई हमारे, अब ये चीज़ें खराब हो गई, तो अगर ये बाहर से सॉलिड की केस में हम बात करें कि बाहर से आ गई कोई भी इम्प्योरिटी, उससे डिफेक्ट आ जाएगा। लेकिन पहले आप ये पढ़िए स्टोक्योमेट्रिक। स्टोक्योमेट्रिक को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक। इंट्रिंसिक कहने का मतलब होता है, एक होता है एक होता है कि इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। पहली क्या है, वैकेंसी, एक दूसरी क्या इंटरस्टिशियल, और एक आपकी क्या है, स्कॉटी एंड फ्रैंकल। जो आपकी ये स्कॉटी और फ्रैंकल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नाम से आप देखिए, स्कॉटी एंड एक क्या है आपका फ्रैंकल। कहने का मतलब है कि मैंने आपको क्या कहा कि स्टॉकी इज ए स्टोक्योमेट्रिक, कि अगर यहाँ से आपका देखिए मैंने यहाँ लगा रखा है कि नेगेटिव, अगर से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज मिस हो रहा है तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज मिस होगा, तो एक एक मिस हो रहे हैं तो रेशियो क्या है, सेम है। तो इस मिस ये डिफेक्ट हो गया ना कि सपोज पहले अगर NaCl है तो 6 Na था, 6 Cl था, दोनों में से एक एक निकल गए तो 5 Na हो गया, 5 Cl। रेशियो तो देखिए क्या है, 1:1 ही है दोनों में। लेकिन क्या है कि एक कैटायन निकल गया, एक एनायन, तो उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया। ये देखिए यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बना, तो यहाँ पे देखिए आपके मिसिंग हो गए, होल्स आ गए। फ्रैंकल में क्या हो गया, फ्रैंकल में क्या होगा कि ऐसे यहाँ से देखिए कैटायन आपका निकला तो ये एनायन नहीं निकलेगा, ये कैटायन यहाँ से जाके इन्हीं के बीच का जो स्पेस, जिसे कि हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, उसके बीच में आ जाएगा ये कैटायन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कैटायन यहाँ से निकला, यहाँ आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंकल। अब देखिए क्या रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है क्या, यहाँ से पॉजिटिव जो निकला था वहाँ आ गया, जितने पॉजिटिव हुए उतने ही नेगेटिव हुए। इसको हमने क्या कहते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कहते हैं कि जितने पॉजिटिव होने चाहिए उतने ही नेगेटिव होने चाहिए। नॉन स्टोक्योमेट्रिक मैंने आपको बता रहा है कि रेशियो बदल जाए तो उसे हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक कहते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, एक पहले आपका मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस समझ लीजिए कि अगर हम कह दें कि कैटायन, अगर हमारा आपका पॉजिटिव कैटायन एक्सेस में हो, कोई एक्सेस में हो, तो उसे हम कहेंगे, अभी समझने के लिए पहला क्या है, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी का मतलब होता है कि एनायन की वैकेंसी आ जाए, एनायन चला जाए। ये देखिए स्ट्रक्चर आपका क्या, A B, ये देखिए सिंपली सीक्वेंस में अरेंज है। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ नॉट अ एनायन, इसी इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या था, एनायन था, B- होना चाहिए था, B- यहाँ से क्या है, गायब है। अगर AB था, ये देखिए आपका अगर AB था, A6 था, B6 था, एक ये गायब हो गया तो B अब 5 ही तो बचे, तो इसके रेशियो में क्या देखिए कमी आ गई ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनायन वैकेंसी। उसकी वजह से एक स्पेस आ जाएगा, इसे हम होल या वैकेंसी कहते हैं इस केस में। अब इस वैकेंसी को हमें क्या करता है, रेशियो हमारा चेंज हो जाए उससे कोई, लेकिन हमारी जो मॉलिक्यूल की न्यूट्रलिटी है इलेक्ट्रिकल, वो नहीं चेंज होनी चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस जगह पे एक इलेक्ट्रॉन जो भी आपके मेटल से निकल रहा है वो यहाँ आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एनायन एक्सेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप ये खुद सोचिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो जैसे इस जो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन आ गया है एनायन की वैकेंसी में ही, इसी को एक हम नया टर्म देते हैं एफ सेंटर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ सेंटर और कलर सेंटर। इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी भी आपके जो मॉलिक्यूल्स, सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो मैंने आपको बताया कि डीलोकलाइजेशन हो सकता है। जैसे ही एनर्जी मिले ग्राउंड स्टेट से क्या करेंगे, हमारे क्या ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, जंप करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो कलर्ड शो करेगा। पहले क्या था, एनायन वैकेंसी। दूसरा क्या है, ड्यू टू इंटरसीशन। हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। दूसरा क्या है, ड्यू टू इंटरसीशियल कैटायन। अब इसमें क्या होगा कि ये सब सीधे से देखिए अरेंज है। इंटरसीशियल मैंने बता रखा कि ये इसके बीच में जो गैप होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसीशियल। अब सपोज ये अरेंज है, एक एक्स्ट्रा कैटायन मतलब जो आपका है वो आके यहाँ पे जुड़ जाए, तो फिर ये क्या देखिए, अगर ये एक्स्ट्रा कैटायन आ गया तो कैटायन तो ज़्यादा हो गए, मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं। मेटल एक्सेस का मतलब वो क्या हो गया कि पॉजिटिव आपका, कैटायन एक्सेस मुझे। लेकिन मैंने फिर आपको क्या कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे इस स्पेस में आ जाएगा। अब जितने पॉजिटिव आयन होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। तो ये इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये इसीलिए कलर्ड होता है क्योंकि वो इंटरस्टिशियल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब तीसरा क्या है, एक मैंने आपको बता रखा एनायन वैकेंसी, एक आपका क्या बताया इंटरस्टिशियल कैटायन, और तीसरा मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। अब ड्यू टू कैटायन वैकेंसी के लिए पहले आप ये देख लीजिए कि ये इस तरीके से अरेंज है, Fe के बाद ऑक्सीजन, Fe फिर ऑक्सीजन। अगर हम ये क्या करें कि यहाँ से 3 Fe को गायब कर दें, देखिए 3 Fe को गायब कर दीजिए, 3 Fe मैंने यहाँ से हटा दिए। अब ये देखिए जब हम 3 Fe को गायब कर रहे हैं तो कैटायन की वैकेंसी तो हो गई, ठीक है। और चार्ज कितना हो गया, +6। अब यानी +6 की कमी हो गई है। अब हम कैसे +6 को रेशियो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए 2Fe3, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3 इसको हम यहाँ से हटा दें, तो हमें हटा दें तो कोई बात नहीं है कि हमारी क्या हो गई, वैकेंसी आ गई। लेकिन हमने आपको क्या कहा था कि चार्ज हमारे बैलेंस होने चाहिए। 3 को हटाए तो चार्ज कितने हैं, 3, और एक कैटायन क्या करना है, हमें एक्सेस भी करना है। तो अगर हम यहाँ पे 2Fe3 जोड़ दें तो ये देखिए 3 2 6, चार्ज हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन पहले कितने थे, 3 आयरन थे, बाद में कितने हो गए, 2 आयरन हो गए। यानी एक कैटायन की वैकेंसी यहाँ पे देखिए अवेलेबल होगी ना, आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो वैकेंसी भी मिल गई, साथ में हमारा चार्ज मेंटेन हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, ड्यू टू कैटायनिक वैलेंसी। बच्चों मैं सॉलिड स्टेट के लास्ट टॉपिक की बात कर रही हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। इसमें आपके 5 टाइप्स के होते हैं। एक क्या हो, डाई मैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। अब आपको ये समझाना जरूरी है, मैग्नेट आपको पता हुआ है कि मैग्नेट में क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आगे आप पढ़ोगे फिजिक्स में, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर सप्लाई करें या अप्लाई करें तो क्या होगा। डायमैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो ये दोनों देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये पेयर्ड है तो जैसे ही इसको हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है कि एक दूसरे से ये दूर हटेगा, रिपल्शन होगा। देखिए हम क्या होता है, अगर अपोजिट पढ़ने में कोई अच्छा है तो हम उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यानी उसके पर क्या अपोजिट है, अगर हम पॉजिटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव है हम नेगेटिव है, लेकिन पढ़ने में खराब और हम भी उतने अच्छे हो तो हम क्या अट्रैक्ट होंगे, नहीं। तो इसमें वही चीज़ है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड हों और एक जैसे ही हैं, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें सप्लाई करिए या अप्लाई करिए तो ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। तो ऐसे हम जो भी हमारा मेटल है उसको हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक। जैसे NaCl है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है। दूसरा क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये क्या है कि ये देखिए ये आपका मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ है, साउथ पोल है। अब ये मैग्नेट प्रेजेंट है तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, मैग्नेट के प्रेजेंस की वजह से कि फील्ड को जनरेट करते हैं। इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या मेटल का हम यहाँ रखेंगे तो वो क्या होगा, इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है
तो इसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी आपका मेटल हो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे अगर कोई भी मेटल आपको दे दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरा, तो सबसे पहले सब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर एक भी इलेक्ट्रॉन देखिए अनपेयर्ड आ रहा है, सिंपल निकालने का ये तरीका है, क्योंकि हम मैग्नेट ले आए और फिर उससे वो हम अपना फिजिक्स में करते हैं। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने आपको बार बार कहा है कि इलेक्ट्रॉन इज द बेस ऑफ द केमिस्ट्री की। इलेक्ट्रॉन से शुरू, इलेक्ट्रॉन्स पे खत्म। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये अनपेयर्ड है तो आपका क्या हो गया, पैरा। अगर पेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा आपका, डाया। अब एक ये नया आया फेरो। फेरो मीन्स क्या, फेरो मैग्नेटिक। देखिए अब ये आपको समझाने के लिए सबसे मैं बता रही हूँ कि मेटल है ये आपका, मेटल्स में ऐसे क्या आपके हैं कि ऐसे मेटल क्रिस्टल्स में अरेंजमेंट है कि देखिए डाइपोल की तरह है, स्मॉल स्मॉल, पॉजिटिव है कहीं ना, ये पूरा आपका मेटल है, नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जो स्मॉल स्मॉल ये डाइपोल बिहेव कर रहे हैं, इसे हम नया वर्ड जो आपको कहीं पे भी मिल सकता है लेकिन बुक में नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। ग्रेन्स कहने का ये देखिए, ये इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पॉजिटिव नीचे हो, नेगेटिव या नेगेटिव है ऊपर, लेकिन जैसे ही हम इसमें अलग क्या करते हैं, आप मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर देंगे तो ये सारे क्या हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। और ये बिहेव कैसे करने लग जाते हैं, एक मैग्नेट की तरह, कि सब क्या है, दोनों एक सीक्वेंस में। अगर ये क्या है कि ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, लाइन क्लियर कर लिया कि बिहेव लाइक अ मैग्नेट इफ आफ्टर, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिमूव भी कर देंगे तब भी ये आपके मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कहने का मतलब एक डाइपोल की तरह, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, दूसरा वाला भी क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह ये बिहेव करेगा। ये देखिए यहाँ साफ साफ ये मेटल है, अगर इसमें आफ्टर अप्लाइंग ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ये क्या है, एक है बिहेव लाइक ये मैग्नेट। और आपको पता है कि जब ये दोनों के ऊपर क्या है, देखिए सेम ये डायरेक्शन है, तो ये डायमैग्नेटिक की तरह एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ये वहां पे क्या था, ये डायरेक्ट वो की बिहेव कर रहे थे, अट्रैक्ट होते। लेकिन अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल्शन नहीं होगा। एंटी फेरो मतलब जो आपके फेरोमैग्नेटिक में हो रहा था उसके जस्ट ये अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये ग्रेन्स आपके बन रखे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है ये आपके मेटल में कैसे अरेंज है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई भी कर दी तो भी इस वाले पार्ट में फेरोमैग्नेटिक की तरह सारे एक डायरेक्शन में नहीं हो जाएंगे, ये अपनी मन से अपोजिट, कोई सीधे है तो दूसरा उल्टा हो जाएगा। तो जब ये एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं तो ये दोनों देखिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कि एक ऊपर है और एक नीचे है, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। जब ये इसकी डायरेक्शन अलग अलग है तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को या मेटल को हम क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एग्जाम्पल इज दिस। देन फेरी मैग्नेटिक, फेरी जो होती है वो एंटी और फेरो के बीच की एक तरीके से कह लीजिए, एंटी और फेरो के बीच में, कि मतलब क्या है, कुछ तो एक ही डायरेक्शन में, कुछ अपोजिट, फिर कुछ एक ऊपर, फिर कुछ नीचे, ऐसे अपने मन से अनसीक्वली। देखिए यहाँ लिखा कि सम डाइपोल अपोज, और कुछ सपोर्ट करेंगे, कुछ क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इसका कोई अनइक्वल है, कहीं मतलब कि कहीं अट्रैक्ट करेगा, कहीं ये रिपल करेगा, तो टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, फेरी मैग्नेट। फेरी मैग्नेटिक का एग्जाम्पल है आपका फेरिक ऑक्साइड।